वेलकम टू स्टोरी बक्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अब मैंने मेंबरशिप प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चालू कर दिया है। मैं पहले उसको यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब थोड़ी मुझे भी नीड हुई है तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि मेरी वीडियोस उन तक जल्दी पहुँचेंगी। वहीं जिन लोगों के पास मेंबरशिप नहीं है उनको भी वो वीडियोस पहुंचा करेंगी, लेकिन कुछ 9 से 10 दिन का वक्त लग जाएगा। वहीं मेंबरशिप वाले लोगों के लिए वो वक्त 2 दिन या 3 दिन तक ही रहेगा। हाँ, तो हमने अब तक देखा था तानलांग एल्डर चिवेनिंग को एक टैबलेट प्रोवाइड करते हैं जिसे खाकर चिवेनिंग 1 दिन के लिए बड़ा हो सकता है, और क्योंकि उसके पास 3 गोलियां थीं और वो 24 घंटे के लिए बड़ा हो सकता था, तो उसने नए साल पर खुद को अपना वही रूप दिया ताकि अपने डिसाइपल्स के साथ अच्छे से नया साल मना पाए। वहीं मोरान और बाकी लोग भी चिवेनिंग को दोबारा देखकर काफ़ी खुश होते हैं, और चिवेनिंग को ऐसे डम्पलिंग्स का शेप देते हुए देख मोरान को पिछले जन्म की याद आ जाती है, जब चिवेनिंग केवल उसके लिए वॉन्टॉन्स बनाने गया था। तो इसका भी एक राज है जो हम देखेंगे। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सबकी डम्पलिंग्स तैयार हो चुकी थी, इसीलिए वो जो छोटे स्नोमैन्स थे वे उन डम्पलिंग्स को एक एक कर उठाकर स्टीम होने के लिए किचन की तरफ जा रहे थे। वहीं चिवेनिंग ने रस्म के अनुसार एक कॉपर कॉइन उन सभी डम्पलिंग्स में से एक डम्पलिंग में छुपा दिया था। तो शिमी और जुमिंग एक्साइटेड थे कि इस बार इस साल का गुड लक किसके पास आता है। ज़्यादा समय नहीं लगता कि वो डम्पलिंग्स अच्छे से पक जाती हैं और दोबारा उन सब की टेबल पर रख जाती हैं। उन डम्पलिंग्स को देख शिमिंग कहता है, शिजुन पहले आप खाइए। चिवेनिंग मना नहीं करता। वो अपनी चॉपस्टिक से एक डम्पलिंग उठाता है और अपने कटोरे में रखता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं, बल्कि दोबारा एक और डम्पलिंग उठाता है और मोरान की तरफ करता है। उसके बाद शुमेंग की ओर, फिर शिमी। अब जब चारों के पास डम्पलिंग्स आ गई थीं, तो चिवेनिंग बिना मुस्कुराए कहता है, नए साल की शुभकामनाएं। तीनों डिसाइपल्स एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर हंसने लगते हैं। नए साल की शुभकामनाएं शिजुन, तीनों बोलते हैं। और जैसे ही मोरान अपना वो पहला डम्पलिंग अपने मुंह के अंदर रखता है, तभी उसको बहुत जोरों का दर्द होता है, जैसे कि अगर जरा भी दर्द और बढ़ता तो उसका दांत टूट ही जाता। वो चिल्लाता है। शिमी हंसता है और कहता है, आरान, लगता है ये साल तुम्हारे लिए काफी अच्छा जाएगा। देखो, कॉपर कॉइन तुम्हें मिला। शिमिंग कहता है, हाँ, तुम ज्यादा ही भाग्यशाली निकले। मोरान, जिसकी आंखों से जैसे आंसू ही निकल गए थे, वो कहता है, आपका शुक्रिया। शिजुन, क्या बात है आपकी, पहली बार में ही मेरा मुंह तोड़ दिया। चिवेनिंग कहता है, ढंग से बात करो। मोरान कहता है, शिजुन, मेरी जीभ कट गई है। अब इस बात पर चिवेनिंग कुछ नहीं कह पाता। वहीं मोरान फिर चाय पीने लगता है, जो कि उसे शिमी ने दी थी, और जैसे ही उसका दर्द थोड़ा कम होता है वो फिर हंसने लगता है। हाँ, शिजुन, ऐसा तो नहीं कि आपने पहले ही याद कर रखा हो कि कौन सी डम्पलिंग में आपने उस सिक्के को छुपा रखा था, और देखो वो सिक्का आपने मुझे दिया ताकि मेरा साल सबसे अच्छा जाए, है ना? चिवेनिंग कोल्डली कहता है, लेकिन मोरान से नजरें नहीं मिलाता। तुम्हें ऐसा लगता है, और शांति से खाना खाने लगता है। मोरान शायद रात में सपने देख रहा था, लेकिन उन कैंडल्स के पीछे जो चिवेनिंग था, उसका चेहरा उसे लाल होता हुआ दिख रहा था, जैसे कि चिवेनिंग शर्मा रहा हो। जब सबने डम्पलिंग्स खा ली थी, तभी मैंगपो हॉल के हेड शेफ डिनर के लिए तैयार करा हुआ खाना उन सब की टेबल पर रखते हैं। मछली और मीट की खुशबू से पूरा मैंगपो हॉल एकदम से खिल उठता है। वहीं फिर महाराज शू जेंगयांग और मैडम वांग उन छोटे स्नोमैन को एक एक कर लिफाफा दे रहे थे, जो कि उनकी परंपरा थी।
कि नए साल पर सबको एक भेंट में महाराज की तरफ से पैसे दिए जाते थे। वो स्नोमैन आकर चिवेनिंग की ओर रुकता है। चिवेनिंग ये देखकर हैरान था और स्नोमैन से पूछता है, मेरे लिए भी? और चिवेनिंग वो लिफाफा खोलता है। चिवेनिंग ये देखकर हैरान था कि उस लिफाफे में पैसे नहीं बल्कि सोना था। और चिवेनिंग शू जेंग योंग की ओर देखता है, जहाँ शू जेंग योंग उसी की ओर देख रहा था और मुस्कुराकर अपनी वाइन का चिवेनिंग के आगे टोस्ट करता है, वो भी इतनी दूर से। चिवेनिंग खुद को रोक नहीं पाता और शू जेंग योंग के इस जेस्चर से मुस्कुराने लगता है और अपने वाइन का कप शू जेंग योंग के आगे करता है और उसको टोस्ट वापस करता है। वहीं जो सोने की शीट जो कि चिवेनिंग को मिली थी, चिवेनिंग वो सारी शीट अपने तीनों डिसाइपल्स को दे देता है और सभी लोग पीने लग जाते हैं। वक्त के साथ साथ सभी एल्डर्स अपनी परफॉर्मेंस दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से माहौल और भी ज़्यादा रोमांचक होता जा रहा था। इतना ज़्यादा कि चिवेनिंग की टेबल जो अब तक काफ़ी शांत थी, उधर कुछ ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला होने लगता है। अब ये सब परफॉर्मेंस को देखने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसके प्यारे डिसाइपल्स ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी और इतना पीने की वजह से उन्हें अपने शिजुन से अब डर थोड़ा कम लग रहा था। वहीं चिवेनिंग को, जिसको ज़्यादा चढ़ती नहीं थी, वो बस उनकी बातें सुनकर चौंक ही रहा था। वहीं शिमेंग फिर एकदम से चिवेनिंग के करीब जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शिजुन, शिजुन, मैं आपका हाथ पढ़ता हूँ। आपको पता है मुझे हाथ पढ़ना भी आता है। और उसके बाद काफ़ी गौर से चिवेनिंग का हाथ देखता रहता है और फिर बोलता है, आप लंबा जियोगे शिजुन, लेकिन यहाँ कट लग रहा है, मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। फिर कैसा जीना हुआ? आप आसानी से बीमार पड़ जाते हो। ये सुनकर मोरान हंसने लगता है। बिल्कुल सही बता रहे हो तुम। वो तो अच्छी तरह से वाकिफ था चिवेनिंग की बीमारी के प्यार के बारे में। चिवेनिंग उसकी ओर फिर गुस्से से देखता है। तभी शिमेंग कहता है, शिजुन की रिंग फिंगर तो काफ़ी पतली है, मतलब शिजुन, आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा और आपकी लव लाइन ये बताती है कि आप प्यार के लिए त्याग में विश्वास रखते हो। आप अपने प्यार के लिए जान तक दे सकते हो। ये पढ़कर शिमेंग हैरान हो जाता है थोड़ा और उसके बाद अपनी शिजुन की ओर देखने लगता है और कहता है, क्या ये सच है? चिवेनिंग, जो कि अपने गुस्से का घूंट पी रहा था, ऐसे शिमेंग उसकी जन्म पत्री निकालेगा तो वो क्या ही रिएक्शन देगा? और वह गुस्से से कहता है, शू जेमिंग, क्या तुम्हें जिंदा रहना पसंद नहीं? लेकिन शिमेंग को इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी कि चिवेनिंग की इस धमकी से भी उसका डर ज़रा भी नहीं बना और वो मुस्कुराकर दोबारा पढ़ने लगता है। आपकी लव लाइन में तो एक टापू का आकार बन रहा है। वाकई में शिजुन, आपकी पसंद भयानक है। सच में ऐसा है क्या? आपकी चॉइस इतनी खराब है क्या? चिवेनिंग के लिए अब ये बहुत हो चुका था और वो ये चीज़ नहीं झेल सकता था, इसीलिए वो अपना हाथ शिमेंग से वापस खींच लेता है। वहीं मोरान, जो इस बात से अनजान था कि ये बात उसी के ऊपर हो रही है, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि अब तो उसके पेट पकड़ने की नौबत आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो चिवेनिंग की गुस्से वाली शक्ल देखता है कि जैसे अब वो और हंसा तो चिवेनिंग तो उसका खून ही कर देगा, कि मोरान को ना चाहते हुए भी चुप होना पड़ता है। चिवेनिंग गुस्से से पूछता है, हंसी की क्या बात है यहाँ पे? चिवेनिंग बस अब अपनी टेबल से उठने ही वाला था और जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रहा था तभी शिमेंग उसे वापस पकड़ लेता है। ये देखकर मोरान को हंसी आने लगती है कि शिमेंग ने चिवेनिंग का हाथ पकड़ लिया है और उसको वो रोक रहा है। लेकिन तभी तुरंत मोरान की हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि शिमेंग चिवेनिंग को सीधा खींचकर चिवेनिंग के गले पड़ जाता है और शिमेंग अपने शिजुन को
गले से लगा लेता है, जहां उसने अपना सर चिवेनिंग की छाती पर रखा हुआ था और अपने हाथों से चिवेनिंग की कमर को पकड़ लिया था ताकि वो कहीं जाए नहीं। और वो कहता है, शिजुन, जाइए मत जाइए ना, आओ आओ एक और जाम पीते हैं। और वो हंसने लगता है। वहीं चिवेनिंग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शूजिमिंग, सबके सामने क्या तमाशा बना रखा है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। और उसी वक्त एक स्नोमैन चिवेनिंग के पास वाली टेबल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उस हॉल में जितने भी लोग उपस्थित थे सबका ध्यान चिवेनिंग के टेबल पर चला जाता है, क्योंकि अब तानलांग एल्डर की स्वॉर्ड परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। अब अगली बारी चिवेनिंग की थी। वहीं वो सब चिवेनिंग की बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जैसे ही वो उसकी ओर देखते हैं तो उन्हें शुमेंग की ही परफॉर्मेंस दिख रही होती है, जो अपने सबसे प्रिय युहेंग एल्डर से चिपका हुआ था और एक छोटे बच्चे की तरह उसको छोड़ने को राजी ही नहीं था। सबके सब यह नज़ारा देखकर खामोश हो जाते हैं और चिवेनिंग की ओर देखते रहते हैं। वहीं चिवेनिंग को सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था कि वो बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था। वो आधा खड़ा हुआ था और आधा बैठा। शुमेंग की वजह से उसे पता ही नहीं था कि वो करे क्या। ये चीज़ मोरान देख के भी मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है, अरे शुमेंग, इस उम्र पे भी इतना बचपना, छोड़ो शिजुन को। और वो शुमेंग को खींचने लगता है, आओ अब, कितना चिपकोगे उनसे। सच देखा जाए तो शुमेंग कभी भी इतना बिगड़ा हुआ बच्चा था ही नहीं। वो तो अभी उसको नशा ही इस तरह का चढ़ा था कि अगर गलती से भी उसे याद आया कि इस रात उसने क्या करा है, ये बात जानकर वो खुद को ही 10 थप्पड़ मार लेगा। और मोरान की काफ़ी कोशिशों के बाद शुमेंग फाइनली चिवेनिंग से अलग हट पाता है और मोरान शुमेंग के पास आकर कहता है, बैठो इधर, अच्छा बताओ मुझे ये कितनी गिनतियां हैं। मोरान अपनी एक उंगली की ओर इशारा करता है। शुमेंग कहता है, 3। फिर शिमी शुमेंग के पास आता है और कहता है, अच्छा बताओ मैं कौन हूँ। शुमेंग कहता है, शिमी हो तुम्हें अपना नाम नहीं पता। मोरान फिर पूछता है, अच्छा मैं कौन हूँ। शुमेंग उसकी ओर घूरता है और कहता है, एक कुत्ता। मोरान को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। शूजिमिंग, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। वहीं फिर उस हॉल में बैठा हुआ डिसाइपल, जिसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी कि उसमें भी हिम्मत आ गई थी चिवेनिंग से भिड़ने की, वो शुमेंग के पास जाता है और कहता है, राजकुमार, ये कौन है बताइए जरा। और वो अपनी उंगली से चिवेनिंग की ओर इशारा करता है। वहीं फिर शुमेंग चिवेनिंग को घूरने लगता है और काफी देर तक उसे एक टक देखे जा रहा। चिवेनिंग शांति से शुमेंग की ओर देखने लगता है। शुमेंग भी उसे देखे जा रहा, चिवेनिंग भी उसको देखे जा रहा। और ऐसे ही इतना वक्त बीत जाता है कि उस हॉल में बैठे लोग अब बोर हो जाते हैं कि शुमेंग शायद अब कुछ नहीं बोलेगा। तभी शुमेंग एकदम से मुस्कुराता है और कहता है, शिजुन तो। और फिर चिवेनिंग का हाथ दोबारा पकड़ लेता है। सबसे खूबसूरत है। ये सुनने के बाद हॉल में सभी लोग हंसने लगते हैं। भले ये बात सुनने के बाद चिवेनिंग की बुद्धि खिसक गई थी कि अब वो सीधा तियानवेन उठाना चाहता था, पर क्योंकि अब हॉल में सब लोग हंस रहे हैं तो वो ये भी नहीं कर सकता था। और इसी तरह मैंगबो हॉल में शुमेंग ने एकदम रौनक ला दी थी और वहीं सब कहे जा रहे, हाँ खूबसूरत, वो तो हैं सच में ये एल्डर। युहेंग एल्डर इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि सच में उन्हें देखकर लगता है कि वो कहीं स्वर्ग से आए हों। हाँ सच बात है। अगर मैं सच बताऊं तो मैंने तो युहेंग एल्डर के लिए कविता भी लिखी थी, उनकी खूबसूरती के बारे में ही। क्या सच में? कैसी थी वो? और वो फीमेल डिसाइपल उस पोयम को पढ़ने लगती है। तो वो कविता कुछ इस प्रकार थी जिसमें चिवेनिंग की खूबसूरती
बर्फ से करी जा रही थी, जिसमें कोई भी दाग नहीं। सब लोग इस कविता की तारीफ करने लगते हैं और यही कहते हैं कि ये वाकई में यूहेंग एल्डर पर सूट करती है। तभी एक डिसाइपल उस फीमेल डिसाइपल से कान में पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, ये कविता लिखी कब तुमने? फीमेल डिसाइपल कहती है, जब वो एक बार हमें पढ़ा रहे थे तब। वो पहला डिसाइपल बोलता है, अच्छी बात है, यूहेंग एल्डर को नहीं पता ये, और पता लगना भी नहीं चाहिए, नहीं तो तुम बचोगी नहीं। वहीं चुवेनिंग, जो अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गया था, उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे, और उसके बाद वो सीधी कमर कर कर बैठ जाता है और कुछ नहीं बोलता, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। उसे शुरू से ही दूरी की आदत रही है। तो एकदम से सभी लोग जब उसकी बातें कर रहे हैं तो उसे समझ नहीं आ रहा कि इस बात का वो कैसे जवाब दे। लेकिन इन बातों से शर्मा कर चुवेनिंग के कान एकदम लाल हो गए थे। ये चीज़ मोरान गौर करता है और अपने होठों को दबा लेता है, पता नहीं क्यों, लेकिन इन चीज़ों से उसे जलन हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था कि चुवेनिंग कितना खूबसूरत नहीं है। बाकियों की तरह वो भी अच्छी तरह से जानता था कि चुवेनिंग की खूबसूरती एक तलवार की धार की तरह है, कि चुवेनिंग खुद को इस तरह से दिखाता है कि कोई भी उसके पास जाने की जरूरत नहीं कर सकता। लेकिन मोरान के लिए चुवेनिंग बस उसका है। चुवेनिंग उसके लिए एक वो प्लेट है जिसमें बहुत स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, पर वो खाना एक बहुत ही गंदे और टूटे फूटे लकड़ी के डिब्बे में कैद है, और मोरान ही एक लौता इंसान है जो उस लकड़ी के डिब्बे को खोल सकता है, और आज तक उसी ने केवल खोला है। केवल मोरान को ही हक है चुवेनिंग को अंदर तक जानने का। तो अगर कोई और इंसान उस लकड़ी के डिब्बे की अहमियत समझ जाए, जो कि आज रात हो रहा था, सभी चुवेनिंग की खूबसूरती के बारे में जानते थे, लेकिन आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। पर क्योंकि आज नशे की हालत में सब में इतनी हिम्मत आ गई है कि वे सभी लोग मोरान के लकड़ी के डिब्बे को उसकी अहमियत बता रहे हैं, जिसको पहले कभी वो देखते तक नहीं थे। ये चीज़ महसूस करके मोरान नर्वस होने लगता है। वो भी चाहता था कि इस लकड़ी के डिब्बे को वो कहीं लेके भाग जाए और उसे वो कहीं इस जगह रख दे जहाँ कोई भी मक्खी उस डब्बे के अंदर तक पहुँच ना पाए। लेकिन तभी उसे एक बात याद आती है कि इस जन्म में चुवेनिंग उसका नहीं है। उसके पास ऑलरेडी उसके वॉन्टॉन्स हैं, यानी कि वो शिमी की बात कर रहा है। तो अगर चुवेनिंग के पास कोई आए या ना आए, वो चाह कर भी इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता। ये मोरान कितना पागल है, दो जनों को खाने से कंपेयर कर रहा है, सीरियसली। वहीं मोरान इस बात को मान ही रहा था कि तभी चुवेनिंग स्टेज पर पहुंच जाता है और अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता है। चुवेनिंग इस बार वीणा वादन करने वाला था, जिसे देख सभी डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक डिसाइपल कहता है, किसने सोचा था कि यूहेंग एल्डर को वीणा वादन तक आता है? और जब चुवेनिंग ये बजाने लगता है तो सभी लोग उसकी धुन में मदहोश हो जाते हैं और उस म्यूज़िक का मज़ा लेते हैं। और वहीं सब लोग चुवेनिंग को आशाओं से देख रहे थे कि चुवेनिंग जैसा महान इंसान न जाने कहाँ ही मिलेगा, जिसे सब आता है, वो भी परफेक्टली। सभी लोग गाने की धुन में मदहोश थे, सिवाय मोरान के। मोरान चुपचाप बैठा हुआ था। यूहेंग अब तक सो चुका था और मोरान बस अपने गुस्से के घूंट पी रहा था। तभी एक वो शराब का जार लेता है और उसको एकदम से पीने लगता है। उसकी निगाहें उस इंसान पर ही जमी हुई थी जो कि स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी पिछली जिंदगी में अब तक मोरान के अलावा कोई नहीं जानता था कि चुवेनिंग को वीणा वादन भी आता है और उस चीज़ को बजाते हुए वो कितना खूबसूरत लगता है। ये चीज़ भी आज तक किसी ने नहीं देखी थी सिवाय मोरान के। पिछली ज़िंदगी में
जब चुवेनिंग रेड लोटस पैविलियन में कैदी की तरह रहता था, तब शायद अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो बाहर आंगन में वीणा वादन करने लगा और एक धुन बजाने लगा। उस धुन से आसपास की तितलियाँ और चिड़ियाँ चुवेनिंग के आजू बाजू घूम रही थीं, जैसे कि वो इस गाने का आनंद ले रही हों। मोरान को अब भी ध्यान है कि वो बजाते वक्त चुवेनिंग कितना शांत और कोमल नहीं लगता, इतना खूबसूरत कि मोरान आज तक वो दृश्य जरा भी नहीं भूल पाया। लेकिन उसके बाद मोरान ने उसके साथ क्या करा? मोरान ने चुवेनिंग को अपनी ओर खींचा और उसके साथ दोबारा ज्यादती करी, वो भी वहीं आंगन में। वो इंसान जो कि पाक साफ था, मोरान ने उसमें ही दाग लगा दिया। मोरान ने पिछली जिंदगी में केवल खुद के बारे में सोचा, चुवेनिंग का दर्द, उसकी तकलीफ। मोरान ने हमेशा इन चीज़ों को नज़रअंदाज करा। ना ही उसने ये सोचा कि उस दिन काफ़ी सर्दी थी और सर्दियों का वक्त था और उसका शिजन, जो कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो वहीं 3 घंटे तक बिना कपड़ों के खुद की तौहीन झेल रहा था। वहीं उस पत्थर पर मोरान उसके साथ बार बार वही करता, तब तक जब तक चुवेनिंग बेहोश नहीं हो गया। और इस इंसिडेंट की वजह से चुवेनिंग कई महीनों तक ठीक नहीं हो सका और उसकी तबीयत खराब ही रही। उस वक्त मोरान को याद है, मोरान ने चुवेनिंग से क्या कहा था? चुवेनिंग, आज के बाद से तुम किसी के आगे वीणा वादन नहीं करोगे। तुम जानते भी हो, तुम जब भी उसे बजाते हो तो तुम कैसे। और ताक्शनजुन सोचने लगता है कि वो क्या बताए, वो कैसा दिखता है। ताक्शनजुन के पास शब्द नहीं थे कि वो इस बात को कैसे डिफाइन करे। चुवेनिंग कैसा लगता है, उसके लिए उसे कोई सही शब्द मिला ही नहीं। ऐसा कैसा ही दिख रहा था वो। चुवेनिंग वीणा वादन को बजाते हुए शीतल और कोमल दिख रहा था, लेकिन उस कोमलता की वजह से मोरान को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मोरान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वहीं ये बात सुनने के बाद चुवेनिंग ने उससे कुछ नहीं कहा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वहीं मोरान ने अपना हाथ बढ़ाया और चुवेनिंग के चेहरे को सहलाने लगा। ताक्शनजुन के एक्शंस हमेशा जेंटल होते थे, लेकिन उनकी बातें किसी के भी दिल को छन्नी करती, उस प्रकार होती थी। अगर तुमने नहीं सुना तो ये सम्मानित व्यक्ति तुम्हें दोबारा कारागार में डाल देगा और उधर चेन से बांधकर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि तुम अपना सारा वक्त मेरे साथ बिताओ। सोचना भी मत कि ये मैं नहीं कर सकता, ये सम्मानित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसके बाद मोरान सोचता है कि चुवेनिंग ने ये सुनकर क्या कहा था और वो अपनी शराब पीने लगता है। उसे सच में नहीं याद चुवेनिंग ने क्या कहा था। शायद उसने कुछ नहीं कहा था, या फिर उसने बोला होगा यहाँ से चले जाओ। उसे ध्यान नहीं, लेकिन उस जिंदगी में मोरान की जिंदगी चुवेनिंग से बंधी हुई थी, इतनी ज़्यादा कि मोरान के अंदर एक एहसास मौजूद था कि चुवेनिंग बस उसका है। भले ही उसे चुवेनिंग की चिंता ना हो, लेकिन फिर भी वो उसका है। अगर उसे चुवेनिंग की ज़रूरत नहीं तो भी वो किसी भी कीमत पर चुवेनिंग को किसी और को छूने नहीं देगा। चुवेनिंग केवल उसका ही हो सकता है, क्योंकि जो जुनून मोरान तलाशता है वो केवल चुवेनिंग के पास ही पूरी होती है। अतीत की यादों से मोरान का सर भारी होने लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे ना ही चुवेनिंग का वीणा सुनाई दे रहा था, ना ही नए साल की रौनक दिखाई दे रही थी। वो अपने अतीत की यादों में इतना उलझा हुआ था कि वो यादें उसके पास ही आई जा रही थी। और उसे याद आता है जहाँ ताक्शनजुन चिल्ला रहा होता है, नरक बहुत वीरान है चुवेनिंग, मैं तुम्हें अपने संग कब्र तक ले जाऊंगा। सही कहा, तुम भगवान ही तो हो, तुम हर किसी की रोशनी हो, चाहे वो शोमेंग हो,
मी हांगशु या बाकी लोग जो तुम्हारी राह देख रहे हैं, चू जोंगशी, तुम कितने महान हो। और ताकशंजुन हंसने लगता है और उसकी हंसी एकदम से उसके दर्द में बदल जाती है और वो क्रूरली कहता है, पर मेरा क्या? हाँ। और वहीं फिर उस कमरे में बिजली के कड़कने की आवाज आती है। क्या तुमने कभी अपनी ये रोशनी मुझे दिखाई? कभी मुझे मुड़कर तक देखा? आज तक जो तुमने मुझे दिया है वो बस मेरे जख्म है, जो कि मेरे शरीर पर मुझे हमेशा याद दिलाते हैं कि तुम मेरे साथ कितनी नर्मता से रहते थे। तुम भगवान समान हो चू वेनलिंग। पर एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे हो, तुम्हारा ये शरीर मेरा है, तो तुम्हारी जिंदगी भी मेरी ही है। तुम्हें उनकी रोशनी बनना है तो बनो, लेकिन मैं इस रोशनी को अपने साथ कब्र तक ले जाऊंगा। मैं अपने मरते हुए शरीर को तुम्हारी ये रोशनी पहुंचाऊंगा। और कुछ नहीं चाहता मैं बस चाहता हूं जो मेरा है वही तुम्हारा हो। मेरी तरह तुम भी सड़ो, चाहे जीना हो या मरना, वो कभी भी तुम्हारी इच्छा में नहीं लिखा। और तभी मोरान को तालियों की आवाज आने लगती है, जिससे एकदम उसकी आंखें खुलती हैं और वो अतीत की यादों से बाहर आता है। चिवैनिंग की परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी थी। सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर तालियां बजा रहे थे। वहीं उस भीड़ में मोरान अकेला ही था जो एकदम शांत था, और वो चिवैनिंग की ओर देखता है जो कि स्टेज से नीचे आ रहा था। इस दौरान पहली बार मोरान का एहसास होता है। उसे लगता है कि पहले सब कुछ कितना अजीब था। पिछली जिंदगी में वो पागल हो चुका था जो चिवैनिंग को इस तरह से ट्रीट करता था। चिवैनिंग एक अच्छा इंसान है, तो उसके साथ मोरान इतनी ज्यादती क्यों करता था? मोरान को पहली बार खुद पे गुस्सा आ रहा था कि पिछले जन्म में ये चीज़ उसने बहुत गलत करी, और वहीं नशे की हालत में वह खुद को संभाल नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।